7 लोग कल अरेस्ट हुए, कल या परसों। उसमें से 6 यूक्रेनियन है और 1 अमेरिकन है। ये बहुत ही ड्यूबियस कैरेक्टर के लोग हैं। खास तौर पे ऐसे लोग हैं इसमें जो विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियों को हथियार सप्लाई करने को अंजाम दे चुके हैं। म्यांमार से मिजोरम में हथियार और ड्रोन सप्लाई करने कौन लोग गए? यूक्रेनियन। इजराइल, जिसको हमारे परम आदरणीय मोदी जी फादरलैंड बता रहे हैं, वो फादरलैंड के लोग क्या गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं यूक्रेन के वासियों के द्वारा। मिजोरम में भारत की धरती पे ड्रोन्स सप्लाई कर रहे हैं कि वो भारत को के ऊपर हमला कर सके। आतंकवादी कहां से आके? बाहर के देशों से, म्यांमार से। पूरा शक है कि ये सातों के सातों लोग मोसाद और ज़ायनिस्ट ताकतों के ही एजेंट हैं, जो भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। जो मोसाद और यूक्रेन के लोग मिलकर भारत को आतंकवाद के खतरे में डाल रहे हैं। सीक्रेट सर्विसेज का जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं, उनके चीफ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कह के? कि ट्रंप साहब ने ईरान पे जो हमला किया है वो झूठ बोल के किया है। इजराइल की एक और चाल, जो हमारे देश की एनआईए ने, हो सकता है वहां कुछ ईमानदार अफसर भी हों। 7 लोग कल अरेस्ट हुए, कल या परसों। उसमें से 6 यूक्रेनियन है और 1 अमेरिकन है। ये बहुत ही ड्यूबियस कैरेक्टर के लोग हैं। खास तौर पे ऐसे लोग हैं इसमें जो विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियों को हथियार सप्लाई करने को अंजाम दे चुके हैं। ये लोग कहां क्या इल्जाम लगाए हैं एनआईए ने इनके ऊपर? कि 6 यूक्रेनियन कहां गए थे? मिजोरम। मिजोरम में ड्रोन देने और हथियार देने, और वहां से म्यांमार भी गए थे। म्यांमार से मिजोरम में हथियार और ड्रोन सप्लाई करने कौन लोग गए? यूक्रेनियन। यूक्रेन इस जो एप्स्टीन वर्सेस आयतुल्ला, यानी कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ की जो ये दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, यूक्रेन किस तरफ है? उसमें एप्स्टीन की तरफ। किस तरफ? अमेरिका और इजराइल की तरफ, खास तौर पे इजराइल की तरफ। इजराइल का एक पार्टनर है यूक्रेन भी। इजराइल, जिसको हमारे परम आदरणीय मोदी जी फादरलैंड बता रहे हैं, वो फादरलैंड के लोग क्या गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं यूक्रेन के वासियों के द्वारा। मिजोरम में भारत की धरती पे ड्रोन्स सप्लाई कर रहे हैं कि वो भारत को के ऊपर हमला कर सके। आतंकवादी कहां से आके? बाहर के देशों से, म्यांमार से। ये कौन कर रहा है? इजराइल। मोदी जी क्या बता रहे हैं इजराइल को? फादरलैंड। मोदी जी का, भारतवासियों का नहीं। तो ये मोदी जी देश को किस ओर ले जा रहे हैं, ये एक और बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और बात बता दूं, इजराइल में जो ज़ायनिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी पुरानी ट्राइब्स, 7 ट्राइब्स हैं, उसमें से अलग अलग दुनिया के हिस्सों में गई हुई हैं वो ट्राइब्स। एक ट्राइब उसमें से कहां बताई गई है? गई हुई है मिजोरम में। बहुत सारे मिजोरम के भारतीय इजराइल में भी गए, क्योंकि वो इजराइल वाले ऐसा बताते हैं कि वो हमारी एक ट्राइब, यानी कि ज़ायनिस्ट लोगों की एक ट्राइब मिजोरम में भी है। तो इजराइल यूक्रेनियंस के थ्रू, और मुझे यह पूरा शक है कि ये सातों के सातों लोग मोसाद और ज़ायनिस्ट ताकतों के ही एजेंट हैं, जो भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। मुझे यह बहुत बड़ा खतरा और डर है कि एनआईए इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करेगी और मोदी जी के ऊपर दबाव बनेगा, या मोदी जी खुद ही इन लोगों को हल्के में ही छोड़ देंगे। यह भारत देश के लिए सच्चा आतंकवाद का खतरा यह है, जो मोसाद और यूक्रेन के लोग मिलकर भारत को आतंकवाद के खतरे में डाल रहे हैं। एक और बात मैं आपको कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अमेरिका में भी कुछ लोग ईमानदार अभी बाकी हैं। मिस्टर केंट, जो कि अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज का जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं, उनके चीफ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कह के? कि ट्रंप साहब ने ईरान पे जो हमला किया है वो झूठ बोल के किया है। अमेरिका के लोगों के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, और ईरान कोई अमेरिका के लिए खतरा ही नहीं था। तो ऐसे लोग अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं जिनका जमीर बाकी है, जिनका ईमान बाकी है, जो
अपने देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं, और इतने बड़े पद से, जैसे हमारे डोभाल साहब है ना, उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता कि वो देश की सुरक्षा के लिए इस्तीफा दे देंगे या देशभक्ति के लिए इस्तीफा दे देंगे। हालांकि बहुत सारे हिंट ऐसे नजर आ रहे हैं कि डोभाल साहब के बहुत सारे लोग अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये जो हमारे क्रिमिनल टेलीविजन हैं उनके ऊपर भी डोभाल साहब के बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी सच बोलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसका श्रेय मैं डोभाल साहब को ही देता हूं, लेकिन असली बात यह होगी कि अगर वो सच्चे देशभक्त हैं तो इस समय मोदी जी से अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करानी चाहिए उन्हें कि कोई फादरलैंड नहीं है भारत के लोगों का, भारत का कोई फादरलैंड नहीं है, भारत के लोग भारतीय हैं और भारत को ही सब कुछ मानते हैं, कोई इजराइल नहीं जानते हैं। मोदी जी का फादरलैंड हो सकता है, उनको हम उनके फादरलैंड में जल्दी भेज भी देंगे। बाकी किसी भारतीय को तो किसी देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वो ये ना बोले कि मेरा फादरलैंड कोई और देश है। मोदी जी को जरूर जाने की जरूरत है, जिनको भेजा ही जाएगा, ऐसा मैं निश्चित समझता हूं। लोग विश्वास रखें। और अंत में फिर जो मैं हर जगह एक ही बात कह के खत्म करता हूं अपनी बात कि, और वो पीछे है भी, अगर हमें देश बचाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये चुनाव जो होने जा रहा है इसके भी रिजल्ट आप लोग देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने भी आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से आएंगे, एसआईआर से भी नहीं आ पाएंगे, किसी और धांधली से भी नहीं आ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तैयार रहें, कमर कस लें, कुछ ही दिनों में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होना है। बाकी सब चीजों का भी बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, बैकलॉग का अन्याय हो रहा है, ये यूजीसी का जो झांसा दिया जा रहा है ये भी एक है। यूजीसी में कोई कानून चाहिए हमें तो वो कानून हम बनाएंगे, बहुजन के लोग बनाएंगे। ये बेकार वाला कानून, बेकार वाली गाइडलाइन बना के जिसका कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और ये कर दिया वो कर दिया। इससे कुछ हमारा मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा सीधा सीधा है। सबसे पहला चुनाव के रिफॉर्म्स, उसमें पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ, और उसके बाद 100% रिजर्वेशन, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके तरीके हम आंदोलन के जरिए बताएंगे। लेकिन पहला मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा जब तक ईवीएम है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझसे बात की।